खुशीनगर राज्य में कमला नाम की एक महिला रहती थी। अपने पति बिरजू और दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी काव्या भोली और मासूम थी, जबकि छोटी बेटी निशा समझदार और तेज दिमाग की थी। जी अब हम क्या करें? हमारी दोनों बेटियां शादी के लायक तो हो गई हैं, लेकिन काव्या का मासूम चेहरा, वो ससुराल की चालाकियां कैसे सह पाएगी? मुझे तो ये सोच सोच कर नींद ही नहीं आती। तुम इतनी परेशान क्यों हो कमला? हमारी छोटी बेटी निशा समझदार है, सब संभाल लेगी। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो काव्या का ससुराल होगा ना, निशा कैसे संभालेगी? तो फिर हम ऐसा घर ढूंढेंगे जहां दो भाई हो। अपने दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में कर देंगे, ताकि कुछ भी हो तो निशा अपनी छोटी बहन का साथ दे सके। हाँ, ये बात ठीक है। अगर दोनों बहनें साथ रहेंगी तो हर मुसीबत को झेल लेंगी। मैं आज ही ऐसे लड़कों की तलाश में निकलता हूँ। फिर कुछ ही दिनों में बिरजू दो ऐसे ही लड़के ढूंढता है जिसमें दो भाई हो, और वो मिल भी जाता है। और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर देता है। और जैसे ही विदाई का वक्त आता है, निशा, मेरी बच्ची तो समझदार है। अपनी बहन काव्या का ध्यान रखना, वो बहुत भोली है, छल कपट नहीं जानती। माँ, आप चिंता मत करो, मैं दीदी का वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे आपने रखा है। अरे, तू मेरा क्या ध्यान रखेगी? चल, हम दोनों बहनें मिलकर रहेंगी, बस यही काफी है। फिर दोनों बहन ससुराल आती हैं। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है। फिर एक दिन, काव्या, अरे ये क्या कर दिया तुमने मेरे कपड़ों का? तुमसे ढंग से एक भी काम नहीं होता। और ये खाना, अरे इतना बेकार खाना कौन बनाता है? बिल्कुल अक्ल नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास। आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने तो अच्छे से खाना बनाया था, इसमें क्या कमी रह गई? कमी तो तुम में ही है। तुम्हें यह तक नहीं पता कि पति को कैसे खुश रखा जाता है और घर कैसे संभाला जाता है। इतना कहकर मोहन घर से चला जाता है। दीदी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? पता नहीं निशा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मोहन जी नाराज होकर चले गए, खाना भी नहीं खाया। दीदी, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। तभी उनकी सास सुगंधा पास आती है। क्या हुआ? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? माँ जी, भैया दीदी को डांटकर चले गए हैं। खाना तो ठीक ही बना था, लेकिन भैया हमेशा दीदी को ताने मारते रहते हैं। दीदी बहुत रोती है। आप भैया को कुछ क्यों नहीं कहती? अरे, इसमें कहने की क्या बात है? ये तो है ही मंदबुद्धि। उसे नहीं आता अपने पति को खुश रखना। सब कुछ हम ही समझाएंगे क्या? मेरा बेटा होशियार था, और कहां से ये बेअकल लड़की उसके गले पड़ गई। मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूटी थी। काव्या रोते हुए कमरे में चली जाती है। ये लोग दीदी को बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे राहुल जी से बात करनी ही होगी। मेरी दीदी कुछ बोलती नहीं है, तो ये लोग उसे तंग कर रहे हैं। फिर जैसे ही दिन भर का थका हारा राहुल काम से आता है। निशा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं जी, आपके भैया और माँ जी दीदी को हर बात पर ताने मारते हैं, छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं। दीदी हमेशा रोती रहती है। निशा, तुम तो जानती हो ना, उनका स्वभाव ऐसा ही है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा उन्हें समझाने की। तुम चिंता मत करो, है ना? हाँ। फिर ऐसे ही कई महीने और बीत जाते हैं और काव्या गर्भवती हो जाती है। निशा, मैं माँ बनने वाली हूँ, अब तू मासी बन जाएगी। क्या? सच में दीदी? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी मोहन आता है। सुनते हो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा बन जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस काव्या से मुझे छुटकारा पाना ही होगा।
आधी अक्ल की लड़की मेरे गले पड़ गई। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतना कहकर वो परेशान हो जाता है और घर से बाहर निकलता है। तभी हाँ हाँ, सुना है, पता नहीं हमारे राजा को कौन सा जन्म का पाप लगा है जो उन्हें संतान नहीं होती। अरे सुना है महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई अपनी संतान उन्हें दे दे तो वो उसे ढेर सारा धन देंगे। क्या सच में? लेकिन भाई, कौन होगा जो अपनी संतान महाराज को देगा? अरे कोई नहीं देगा। भला कौन अपने खून का टुकड़ा यूं ही दे देगा? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। मोहन तेज कदमों से घर की ओर लौट जाता है। आप आ गए जी। मैंने आपके लिए रोटी और सब्जी बनाई है। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। नहीं नहीं, आज तो दावत है। हम लोग दावत खाने चलेंगे। किस चीज की दावत है जी? मैं राजमहल में काम करता हूँ। आज वहां राजकुमारी का जन्म हुआ है तो उसी की खुशी में दावत रखी गई है। महाराज ने सभी सेवकों को अपनी पत्नियों के साथ बुलाया है। क्या सच में? लेकिन मैं कैसे जाऊंगी? मैं तो गर्भवती हूँ। तुम चिंता मत करो, हम बस चलकर आ जाएंगे। पर किसी को मत बताना। और निशा को तो बिल्कुल नहीं। वो हर बात में अपनी टांग अड़ाती है। ठीक है जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ देर बाद मोहन काव्या को लेकर घने जंगलों से होता हुआ राजमहल पहुंचता है। राजमहल तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ तो कोई दावत की तैयारी नहीं दिख रही। तुम चलो तो सही, अंदर है सब तैयारी। मैं अभी महाराज से मिलकर आता हूँ। तुम यहीं रुको। ठीक है जी। मोहन भीतर जाकर महाराज से मिलता है। महाराज, मैं अपनी पत्नी को आपके पास लेकर आया हूँ। हाँ, बोलो क्या बात है? महाराज, मेरा नाम मोहन है। मैं आप ही के राज्य में रहने वाला हूँ। हमने गांव में सुना है कि आपको संतान नहीं है। आपको एक वारिस की जरूरत है। मेरी पत्नी गर्भवती है, इसे आप अपने पास रख लीजिए। इससे आपको संतान भी मिलेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कब से एक संतान की कामना कर रहा था। महारानी, क्या आप इसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं महाराज, हम तो बच्चे की आवाज सुनने के लिए तरस गए हैं। मैं इस बच्चे को जरूर अपना लूंगी। ठीक है, अब ये बच्चा हमारा होगा और तुम्हारी पत्नी जब तक बच्चा नहीं जनती महल में रहेगी। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे बस ढेर सारा धन चाहिए ताकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सकूं। ठीक है मंत्री जी, इसे राजकोष से बहुत सारा धन दे दिया जाए और ये बात गुप्त रखी जाए। जी महाराज, मैं अभी धन लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद मंत्री धन लेकर आता है। मोहन, ये लो धन। अब तुम जा सकते हो। ध्यान रखना किसी को भी इस बात की भनक न लगे। जी जी मंत्री जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर कई घंटे बीत जाते हैं। कितना समय हो गया है, पर मोहन जी अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्या मैं खुद ही महल के अंदर जाकर देखूं? काव्या महल के अंदर जाती है। हे भगवान, ये महल तो बिल्कुल सुनसान है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? तभी मंत्री सामने आता है। तुम हमारे साथ चलो। आप कौन है? और मोहन जी कहाँ हैं? मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। तुम्हारे पति किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। लेकिन वो मुझे बिना बताए ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? तुम चिंता मत करो, वो जल्दी लौट आएंगे। चलो, मैं तुम्हें कक्ष में लेकर चलता हूँ। फिर मंत्री काव्या को ले जाकर एक कक्ष में रख देते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं।
काव्या अकेलेपन में व्याकुल होती है। अरे 2-3 दिन बीत गए पर अभी तक मोहन जी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे जाकर पूछना चाहिए मंत्री जी से। मंत्री जी, आप तो कई दिन हो गए, मोहन जी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वो अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को महाराज को बेच दिया है, बहुत सारे सोने के सिक्कों में। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ है। मोहन जी ऐसा नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, और अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारा बच्चा अब महाराज का उत्तराधिकारी होगा। इतना कहकर मंत्री चला जाता है। काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे साथ ये कैसा अन्याय हुआ? जिस बच्चे को मैंने अभी महसूस करना शुरू किया था, उसका सौदा कर दिया गया। नहीं, मैं ये अन्याय नहीं सहन करूंगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर जैसे ही रात होती है, काव्या महल से भागने की कोशिश करती है। अरे अरे, रुक जा, कहां जा रही है? मंत्री जी, ये औरत भागने की कोशिश कर रही है, भागने ना दिया जाए, जल्दी पकड़ो। मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, मुझे जाने दो। चुप करो, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। तुम्हें यहाँ बेचा गया है, न कि तुम्हें महाराज ने बंदी बनाया है। काव्या को महाराज के दरबार में लाया जाता है। महाराज, ये मोहन की पत्नी है, भागने की कोशिश कर रही थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। तुम भाग क्यों रही थी? महाराज, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। वो मेरा है, मैं उसे किसी के हवाले नहीं कर सकती। महाराज, तुम्हारे पति ने धन के बदले तुम्हारे बच्चे को हमारे हवाले किया है। अब वो बच्चा हमारे राजवंश का उत्तराधिकारी बनेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। मंत्री, इसे काल कोठरी में डाल दो। जब तक बच्चा जन्म न ले, इसे यहाँ रखा जाए, लेकिन ध्यान रहे इसकी देखभाल में कोई कमी न हो। जैसा आदेश महाराज। काव्या को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। बच्चा, तू मेरी आखिरी उम्मीद है, मैं तुझे किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन काव्या एक सैनिक से कहती है, भैया, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप मुझे इस महल से निकाल दीजिए ना। मैं किसी भी हालत में अपने बच्चे को किसी और को नहीं देना चाहती। वो मेरा सब कुछ है और मैंने उसका हर सपना देखा है। मैं भगवान से बस यही मांगती हूँ कि कोई मेरी मदद करे। भैया, मेरी मदद कर दीजिए। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन मैं सिर्फ एक मामूली सैनिक हूँ। अगर महाराज को जरा भी भनक लग गई कि मैंने तुम्हारी मदद की, तो वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं सकता। भैया, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हो। क्या एक भाई अपनी बहन की इतनी भी मदद नहीं कर सकता? मेरा ये बच्चा, जिसने अभी तक इस दुनिया की रोशनी भी नहीं देखी है, बस उसी को लेकर मैं जीना चाहती हूँ। मेरे पति ने तो मुझे धोखा दे दिया और इस बच्चे के सहारे मैं अपनी टूटी जिंदगी को जीना चाहती हूँ। भैया, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो। तुम कहो तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? तुम्हें यहाँ से निकालना मेरे लिए आसान नहीं है। गाँव चले जाओ भैया, वहाँ मेरी बहन निशा है और उसका पति राहुल है। उनसे कह दो कि मैं महल में बंदी बना दी गई हूँ। उन्हें कहो कि मुझे किसी भी हालत में छुड़ा ले, वरना मैं टूट जाऊंगी। भैया, सिर्फ यही एक काम कर दीजिए मेरे लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, मेरा नाम भी नहीं।
आपका नाम किसी के सामने नहीं आएगा भैया, मैं वादा करती हूँ। इतना कहकर सैनिक गांव की तरफ निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ निशा। हे भगवान, इतने दिन हो गए, मेरी बहन काव्या का कोई पता नहीं चल रहा है। वो गई कहाँ है? अगर माँ और पापा को पता चला कि मैंने अपनी बहन का ध्यान नहीं रखा तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। मेरा दिल घबरा रहा है। निशा, तुम खुद को इतना परेशान मत करो, काव्या मिल जाएगी। हो सकता है वो कहीं आसपास ही हो। नहीं राहुल, मेरी बहन बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। जरूर कुछ गलत हुआ है। तुम लोग क्यों इतना फिक्र कर रही हो? अरे अच्छा हुआ उस पागल और आधी दिमाग वाली से हमारा पीछा छूटा। हमें तो खुशी मनानी चाहिए, खुशी। तभी एक सैनिक आ जाता है। क्या आप ही निशा और राहुल हैं? जी हाँ, हम ही हैं। बताइए, आप कौन हैं? मैं महल से आया हूँ एक जरूरी बात बताने। आपकी बहन काव्या को महाराज ने महल में बंदी बना रखा है। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहन को महल में बंद क्यों किया गया है? उसने ऐसा क्या अपराध किया है? उसके पति ने उसे और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को महाराज के हाथों बेच दिया है, बहुत सारे सोने के सिक्कों के बदले। हे भगवान, मुझे पहले ही अंदेशा था। भैया कुछ गलत कर रहे हैं। अब एक पल भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा निशा। चलो अभी चलते हैं। अरे रहने दो ना तुम लोग, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? अरे ठीक ही तो किया। मेरा बेटा कम से कम उस पागल के बदले कुछ पैसा तो ले आया। माँ बस करो, आप ये क्या कह रहे हो? अनाप शनाप बोल रहे हो। कम से कम उस बच्चे के बारे में तो शर्म करो जो उसके पेट में पल रहा है। इतना कहकर राहुल निशा राजमहल की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे ही महल के अंदर घुसते हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं काव्या की बहन हूँ और ये मेरे पति राहुल हैं। कृपया मेरी बहन को छोड़ दीजिए, वो बहुत कष्ट में है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके पति ने खुद उसे बेच दिया है और हम उसकी कीमत चुका चुके हैं। अब ये बच्चा महाराज का वारिस बनेगा। जब तक वो पैदा नहीं हो जाता वो इसी महल में कैद रहेगी। मंत्री जी दया दिखाइए, वो बहुत टूटी हुई है और इस हाल में उसे बंदी बना कर रखना अन्याय है। हमें किसी पर दया नहीं करनी, हम आदेश का पालन कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। मंत्री जी, हम तो सारा धन लौटा देंगे जो उसके पति ने लिया है, बस हमें हमारी भाभी को लौटा दीजिए। मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, वरना इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। सैनिक, इन्हें महल से बाहर निकाल दो। चलो बाहर निकलो यहाँ से। फिर राहुल और निशा लौट आते हैं। उन्हें महल में नहीं जाने दिया जाता और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और काव्या एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। हे भगवान, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। तू ही मेरी सारी दुनिया है। तुझे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। तुझे मैं किसी के भी हाथ नहीं लगने दूंगी। फिर जैसे ही मौका पाती है, काव्या बच्चे को लेकर भागने लगती है। तुम अब कहाँ जा रही? तुम अब कहीं नहीं जा सकती। मंत्री जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। आप चाहे जो सजा दे दीजिए, पर मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। मत छीनिए मुझसे मेरा बच्चा। चलो इसका फैसला महाराज करेंगे। फिर मंत्री काव्या और बच्चे को लेकर महाराज के पास जाता है। इसने फिर से भागने की कोशिश की है महाराज। अब इसका और इसके बच्चे का अलग होना ही ठीक रहेगा। बच्चे को मेरे पास लाओ और इस औरत को किसी जंगल में फेंक आओ जहां इसका कोई पता ना चले। नहीं नहीं, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। ये मेरी आखिरी सांस है। भगवान के लिए मुझे मेरा बच्चा दे दो। सैनिक, बच्चे को महाराज के पास ले जाओ और इस औरत को घने जंगल में छोड़ आओ। जो आज्ञा मंत्री जी। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं मर जाऊंगी। नहीं। सैनिक काव्या को घसीटते हुए जंगल में छोड़ आते हैं
जंगल में भूखी प्यासी थकी हुई काव्या अपने घर की ओर बढ़ती है। तो आ ही गई। अब क्यों आई है? अब हम बहुत अमीर हो चुके हैं। अब तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए न सुख, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मोहन, तूने मुझे धोखा दिया, अब कम से कम मुझे मेरा बच्चा तो लौटा दो। मैं बिना अपने बच्चे के मर जाऊंगी। निशा दौड़ते हुए आती है और बहन को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। दीदी, दीदी आप जिंदा हैं। भगवान, आपको देखकर यकीन नहीं हो रहा। हम तो समझे थे कि हमने आपको खो दिया। हम दरबार तक गए थे, लेकिन महाराज ने हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। दीदी, आपने कितना सहाय है दीदी। मोहन भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? भाभी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो कि आपने भाभी के साथ एक जानवरों जैसा सलूक किया? चुप हो जाओ राहुल, ये मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ जो चाहूं वो करूं। तुझे क्या? भैया, भाभी भोली है, उन्हें छल कपट की दुनिया नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ अन्याय करते जाएं। तू अपने घर परिवार तक ही रह, मेरे घर की बातें मुझ तक छोड़ दे। मुझे क्या अच्छा बुरा लगता है यह फैसला मैं खुद कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ महल में अचानक बच्चे की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। हे भगवान, हमारे बेटे को क्या हो गया? कितना नाजुक हो गया है ये जन्म से ही बीमार है, कोई दवा असर नहीं कर रही। महाराज, लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। ये बच्चा तो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। जल्दी वैद्य को बुलाओ, उससे कहो जांच करे। जी महाराज, मैं अभी वैद्य को बुला कर लाता हूँ। कुछ ही देर में वैद्य बच्चे की जांच करता है। महाराज, ये बच्चा बहुत कमजोर है, इसे दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। इसे माँ का दूध चाहिए। अगर कुछ दिन माँ का दूध न मिला तो इसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। क्या ये बात सच है वैद्य? हाँ महाराज, माँ का दूध ही इस समय इसकी एकमात्र दवा है। मंत्री, तुरंत सैनिकों को भेजो और मोहन को कहो कि अपने पत्नी को लेकर महल आए, बच्चे की जान दांव पर है। जी महाराज, मैं अभी सैनिक को भेजता हूँ। सैनिक मोहन के पास आता है। मोहन, महाराज ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। मुझे? अब क्यों? हम तो बच्चा दे चुके हैं, अब महाराज को मेरी क्या जरूरत? मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें महल चलना होगा, बाकी बात महाराज ही बताएंगे। फिर मोहन महल पहुंचता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? कृपया बताइए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं? मोहन, तुमने जो बच्चा हमें दिया वो बहुत बीमार है, उसके प्राण खतरे में है। वैद्य कहता है कि जब तक उसे अपनी मां का दूध नहीं मिलता वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए महल में लेकर आओ। बच्चा ठीक होते ही तुम उसे वापस ले जाना, मैं बदले में तुम्हें और इनाम दूंगा। क्या ये सच है? महाराज, अगर ऐसा है तो मैं कल ही अपनी पत्नी को लेकर महल आता हूँ। मोहन घर आता है और काव्या दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। आप महल गए थे ना, मेरा बच्चा कैसा है? कृपया मुझे बताइए। तुम्हारा बच्चा तुम्हें याद कर रहा है, महाराज ने खुद तुम्हें बुलाया है। तुम कुछ दिन महल में रहो, अपने बच्चे को दूध पिलाओ, प्यार करो और फिर वापस आ जाना। क्या ये सच है? आपने महाराज से मेरे लिए बात की? हाँ, तुम अपने बच्चे को फिर से गले लगा सकती हो। तभी निशा दौड़ कर आती है। दीदी, आप मत जाइए, मुझे यकीन है भैया ने फिर से कोई सौदा किया होगा, मेरा मन नहीं मान रहा। निशा, अब मैं सिर्फ एक माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए किसी भी रास्ते पर चल सकती है। मुझे बस अपने बच्चे को देखना है, उसे छूना है, उसे गले लगाना है। मैं जरूर जाऊंगी निशा, किसी भी कीमत पर। इतना कहकर काव्या मोहन के साथ राजमहल की तरफ निकल पड़ती है।
कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है जी? तो तुम आ गई। ये लो तुम्हारा बच्चा। अब तुम कुछ दिन महल में ही रहो, बच्चे की देखभाल अच्छे से करो। धन्यवाद महाराज, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे से मिलने के लिए। मैं उसे खूब प्यार करूंगी। ठीक है महाराज, तो मैं अब चलता हूँ। ये देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ में आते ही कितना खुश हो गया। महारानी, आखिर ये हमारा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। ये भी मुझे पहचानता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काव्या अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार करती है और धीरे धीरे उसका बेटा ठीक हो जाता है। तभी महाराज, मंत्री जी, अब तो बच्चे की तबीयत ठीक हो गई है। अब इस औरत को महल से निकलवा दो, इसे इसके गांव छोड़ाओ। जी महाराज। काव्या, अब चलो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। बच्चा अब हमारा है, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। कृपया कृपया मुझे यहाँ रहने दीजिए। ज्यादा जिद मत करो, अब तुम्हें जाना होगा। मंत्री जबरदस्ती बच्चे को खींचता है और काव्या को महल से बाहर निकाल देता है। फिर काव्या परेशान होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। तुम खुद ही आ गई? मैं तुम्हें लेने ही आने वाला था। महाराज से सिर्फ कुछ ही दिन तुम्हें वहां रखने की बात हुई थी। मोहन जी, वो हमारा बेटा है। आपका भी तो खून है। आपका दिल क्यों नहीं पसीजता? आप हर बार अपने बच्चे का सौदा क्यों कर देते हैं? क्या कोई बाप ऐसा करता है? अरे तुम जैसी पागल औरत से जो बच्चा पैदा हुआ है, उसमें भी शायद अक्ल नहीं होगी, इसलिए मैंने उसे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। तुम्हारी तरह वो भी पागल निकलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वो आपका खून है। क्या कोई अपने खून के लिए ऐसा कहता है? क्या अपने खून के साथ कोई ऐसा करता है? मेरा खून नहीं है, तुम जैसी बेअक्ल औरत का बच्चा है, बस इसलिए। तभी निशा आ जाती है। भैया, आप हर बार हमारी दीदी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आप और राजा मिलकर दीदी के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये और कितना चलेगा? चुप हो जा निशा, हमेशा तुम्हें अपनी बहन और बच्चों की चिंता रहती है। अपने पति को देख, मुझे मत सिखा। वो मेरा बच्चा है, मैं उसकी माँ हूँ। कौन माँ अपने बच्चे को खुद से दूर कर सकती है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बस बहुत हो गया, चुप हो जा। अगर तुम मुझे मेरा बच्चा नहीं दोगे तो रुक जा। काव्या गुस्से में डंडा उठाती है और मोहन के सिर पर मार देती है। अरे ये क्या कर रही है? अरे पागल हो गई है। मुझे बहुत जोर से मार दिया। बेटा, ये औरत पागल हो चुकी है। इतना सारा धन हमें इसके कारण मिला और अब ये हमें ही मारने पर उतारू है। पागल कहीं की। माँ, चुप रहिए। अगर और कुछ कहा तो ये डंडा आपके सर पर भी पड़ेगा। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब ने मिलकर मेरा बच्चा मुझसे छीना है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बेटा, इस पागल औरत को इस महल के तहखाने में बंद करवा दो, वरना ये हमारी सुकून भरी जिंदगी नरक बना देगी। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब इसे खींचकर महल ले चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों को जान से मार दूंगी। मेरे बच्चे को मुझसे छीनने का अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मोहन काव्या को जबरदस्ती महल ले जाता है। अब क्यों लेकर आए हो इसे? महाराज, ये पागल हो गई है। ये मुझे और मेरी माँ को जान से मारने की धमकी दे रही है। अगर अब भी इसे खुला छोड़ा गया तो सारे गांव को पता चल जाएगा कि बच्चा आपका नहीं बल्कि हमारा है। ठीक कह रहे हो मंत्री जी, इसे महल के तहखाने में बंद कर दो। ध्यान रखना ये किसी को दिखाई न दे। जो आज्ञा महाराज। काव्या को पकड़कर महल के तहखाने में बंद कर दिया जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। बच्चा फिर बीमार पड़ने लगता है। हे भगवान,
क्या हो गया है इस बच्चे को? ये बार बार बीमार पड़ता जा रहा है। शायद ये अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता। अब ये अपनी माँ के पास ही जीवित रह पाएगा। लेकिन अगर महाराज से कहूंगी तो वो साफ मना कर देंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। रात को महारानी तहखाने में जाती है और काव्या से कहती है, तुम सो गई क्या? महारानी, आप? मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटाने आई हूँ। महारानी, मैं अपने बच्चे के बिना मर जाऊंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है, बच्चा भी तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटा रही हूँ। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम राजमहल में पकड़ी गई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप बस बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी। आज रात महल के पीछे का दरवाजा खोल दूंगी। तुम बच्चे को लेकर चुपचाप वहां से निकल जाना। आप बहुत नेक दिल है महारानी। आपने एक माँ की पीड़ा समझी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, पर इन दिनों में मैंने एक माँ का दर्द महसूस किया है। जब लोग मुझे ताने देते हैं तब महसूस होता है कि माँ होना क्या होता है। रानी बाहर निकलती है और सैनिकों को बुलाती है। सैनिकों, सुनो। तुम सब लोग अभी महल के गेट की पहरेदारी पर जाओ। सूचना मिली है कि पड़ोसी राज्य हमला करने वाला है। महारानी, अगर हम यहाँ से हट गए तो तहखाने की सुरक्षा? तुम चिंता मत करो, यहाँ से कोई नहीं भागेगा। बस जाकर गेट की रक्षा करो। ठीक है महारानी। सैनिक चले जाते हैं। महारानी तहखाने में जाती है। चलो, अभी यही सही मौका है। जल्दी निकलो यहाँ से। ये लो अपना बच्चा। अब कभी इस राज्य की तरफ मत आना। अगर लौट आई तो तुम्हारा बच्चा भी छिन जाएगा और मैं भी राजा से नहीं बच पाऊंगी। मैं वादा करती हूँ महारानी, आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। काव्या बच्चे को लेकर निकल जाती है। तभी मंत्री देख लेते हैं। महारानी, ये आपने क्या किया? अगर महाराज को पता चला तो आपको बड़ी सजा हो सकती है। मंत्री जी, आप भी तो एक पिता हैं। आप एक माँ की पीड़ा समझ सकते हैं। ये बच्चा अपनी माँ के बिना मर रहा था। अगर महाराज को बताती तो वे मना कर देते। आपसे विनती है, ये बात उनसे मत कहिएगा। ठीक है महारानी, जब आप इतना कह रही हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। और सच कहूं तो मुझे भी एक माँ और एक बच्चे को अलग करना सही नहीं लगा। फिर जैसे ही सुबह होती है। कहाँ गया हमारा पुत्र? नजर नहीं आ रहा। मैंने देखा था उसे, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चला गया। तभी एक सैनिक भागते हुए आता है। महाराज, महाराज, तहखाने से वो औरत जो बंदी थी, काव्या नाम की, वो वहां से भाग गई है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मंत्री जी, क्या तुमको कुछ जानकारी है? महाराज, काव्या तो महल में ही थी, लेकिन अब उसका न दिखना कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये कैसे भाग सकती है? सैनिक को भेजो, जल्दी इस मोहन को पकड़ कर लाओ। उसी ने हमारे बेटे को भगाया होगा और सारा धन भी ले गया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद मोहन को दरबार में लाया जाता है। महाराज, क्या हुआ जो ऐसे सैनिक भेजे गए? तुमने हमारा पुत्र छीन लिया, हमसे धन भी ले लिया। महाराज, आप किस बात का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो। तुम अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर भाग गए हो। नहीं महाराज, मैं उन्हें लेकर नहीं भागा हूँ। मैं तो खुद उसे आपके पास लेकर आया था। फिर मैं कैसे भाग सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। जब तक तुम उन दोनों को वापस नहीं लाते, तुम्हें उम्र भर काल कोठरी में सड़ना होगा। महाराज, मैं नहीं जानता वो दोनों कहाँ हैं। महाराज, ये आदमी बहुत ही नीच है। जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, वो आपके वादे कैसे निभा सकता है? इसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। धन भी ले गया और हमारे बेटे को भी। सैनिकों,
इसे पकड़ो और उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दो। महाराज, रानी एकदम सही कह रही है। इतने लालची आदमी पर भरोसा करना गलत है। मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैंने एक धोखेबाज पर भरोसा किया। सैनिक मोहन को ले जा लेते हैं। महाराज गुस्से से चले जाते हैं। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक माँ की ममता को समझा और समय पर सच का साथ दिया। रानी, आज पहली बार लग रहा है कि मैंने किसी सच्चे इंसान को न्याय दिलाया है। दूसरी ओर काव्या एक दूर गांव में बच्चे के साथ अपना एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगती है। चाहे सारी दुनिया उसे पागल कहे, लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।